ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड क्लास 10 साइंस सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस चैप्टर के हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में ही सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मानव नेत्र की सचित्र व्याख्या करें। 5 नंबर का ये क्वेश्चन रहेगा और बोर्ड एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। यानी नेत्र मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण संवेदी अंग है। हमारी आईज हमारे नेत्र एक कैमरे की तरह व्यवहार करते हैं। जैसे कैमरा एक फोटो क्लिक कर लेता है, वैसे ही हमारी आईज हमारे आसपास की फोटोज को क्लिक कर लेती है और हमारे दिमाग तक उस जानकारी को पहुंचाती है। आई डायामीटर आंख का व्यास लगभग 2.3 सेंटीमीटर तक होता है। देखिए, अगर आप अपनी एक आंख को बंद कर ले और अपने आसपास की चीजों को देखें तो आप सिर्फ 150 डिग्री तक ही देख पाएंगे। लेकिन भगवान ने हमें देखने के लिए 2 आंखें दी हैं और 2 आंखों की सहायता से हम लोग ज्यादा क्षेत्रफल को देख सकते हैं। 2 आंखों की सहायता से हम लोग 180 डिग्री तक के क्षेत्रफल को देख सकते हैं और चीजों की गहराई को, चीजों की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई को हम लोग 2 आंखों के साथ बिल्कुल स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं। जानते हैं अब आंख के पार्ट्स के बारे में। कॉर्निया, आंख के सबसे बाहरी परत को आप लोग कॉर्निया कहते हैं। जैसे मोबाइल के ऊपर एक कवर लगा है, लेकिन हमें लगेगा नहीं कि मोबाइल के ऊपर एक कवर लगा है। तो मोबाइल के ऊपर एक पारदर्शी कवर लगा रहता है जो कि मोबाइल को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह से हमारी आंख के ऊपर एक पारदर्शी झिल्ली लगी रहती है और इस पारदर्शी झिल्ली को हम लोग बोलते हैं कॉर्निया। लाइट कॉर्निया के माध्यम से ही सबसे पहले आंख के अंदर प्रवेश करती है और अधिकांश लाइट का रिफ्रैक्शन यानी लाइट का अधिकांश अपवर्तन कॉर्निया से ही हो जाता है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वेश्चन बनता है कि जब आंखें डोनेट की जाती हैं तो आंख का कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जब आंखें डोनेट की जाती हैं उस समय कॉर्निया ही डोनेट किया जाता है। आइरिस, मानव की आंखों के अंदर एक पतली वृत्ताकार संरचना रहती है। यानी आपके अंदर आपको एक सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इस सर्कुलर रिंग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं आइरिस या फिर परितारिका। तो हमारी आंखों के कलर के लिए हमारी आंख का कौन सा हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है, तो राइट आंसर होगा आइरिस। अब किसी की आंख का कलर डार्क ब्राउन हो सकता है, किसी की आंख का कलर ब्लैक भी हो सकता है। तो हमारा जो आइरिस है इसमें मेलानिन नामक पिगमेंट पाया जाता है। ये पिगमेंट ही हमारी आंख को कलर देता है। तो हमारे आइरिस की वजह से ही हमारी आंखों के अलग अलग कलर होते हैं। आइरिस के सेंटर में आपको एक काले रंग का गोला दिख रहा है, काले रंग का बड़ा सा बिंदु दिख रहा है। तो इस काले रंग के गोले को हम लोग बोलते हैं प्यूपिल। और आंखों के अंदर लाइट एंटर करेगी, फिर इमेज बनेगी रेटिना के ऊपर। तो आंख के अंदर लाइट कहां से एंटर करेगी, तो आंख के अंदर लाइट प्यूपिल से होते हुए ही एंटर करती है। अगर आप अपनी आंख को शीशे में देखेंगे तो आपको देखेगा कि आपके आंख के ऊपर एक वाइट कलर की झिल्ली भी है और ये वाइट कलर की झिल्ली अपारदर्शी है। इस वाइट कलर की झिल्ली के आगे आंख का अंदरूनी हिस्सा है जिसे आप देख नहीं पाते। तो इस वाइट कलर की झिल्ली को हम लोग बोलते हैं स्क्लेरा और व्हाइट्स ऑफ द आई भी स्क्लेरा को बोला जाता है। आंख के सेंटर में जो ब्लैक कलर का होल है जिसे हम लोग पुतली या फिर प्यूपिल बोलते हैं। तो जो ये प्यूपिल है या पुतली है ये अपने साइज को छोटा कर सकती है और अपने साइज को बड़ा कर सकती है। मान लिया शाम का वक्त है, आप अपने घर के आंगन में बैठे हैं। अब आपको कोई सामान लाना है और आप घर के कमरे में जाते हैं। जब आप घर में कमरे के अंदर जाएंगे तो वहां पर रखी चीजें आपको स्पष्ट नहीं दिखाई देंगी। आप अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देखेंगे। तो आप आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रहे हैं? ऐसी स्थिति में आपकी आंखों के अंदर जो प्यूपिल है, जो पुतली है, उसका साइज बड़ा होगा। फिर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट आपकी आंखों के अंदर जाएगी और आपको स्पष्ट दिखेगा। तो कम प्रकाश में हमारी आंखों के अंदर जो पुतली है, आई प्यूपिल है, इसका साइज थोड़ा बढ़ जाता है। मैंने आपको बताया कि हमारी आंखें कैमरे की तरह व्यवहार करती हैं। तो कैमरे में तो लेंस लगा होता है, तो क्या हमारी आंखों के अंदर भी लेंस लगा होता है? जी हाँ, हमारी आंखों के अंदर भी लेंस लगा होता है। हमारी आंखों के अंदर जो नेचुरल लेंस लगा है, जो कि प्रोटीन से बने नरम एवं पारदर्शी जेली जैसे टिश्यू से बना है, इस लेंस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस और उत्तल लेंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारी आंखों के अंदर कौन सा लेंस लगा है, तो कॉन्वेक्स लेंस। एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम बताएं, तो हमारी आईज एक नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। हमारा आई लेंस, जो हमारा नेचुरल आई लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस आंख के अंदर प्रेजेंट है। तो ये आई लेंस अपनी आकृति को बदल लेता है। कभी कभी ये थोड़ा मोटा हो जाता है और कभी कभी थोड़ा सा इलोंगेटेड, लंबा हो जाता है। इसका कारण ये है कि हमारी आंखों को दूर की वस्तुएं भी देखनी है और पास की वस्तुएं भी देखनी है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए आई लेंस को फोकल लेंथ चेंज करनी पड़ती है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए ज्यादा फोकल लेंथ चाहिए और पास की वस्तुओं को देखने के लिए कम फोकल लेंथ चाहिए।
तो हमारा आई लेंस अपनी आकृति को बदल लेता है दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, पास की वस्तुओं को देखने के लिए। और इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई, आंख के समायोजन की क्षमता। अब हमारी आंख के अंदर हमारे आई लेंस को कुछ एक मसल्स ने पकड़ रखा है और इन मसल्स को हम लोग बोलते हैं सीलियरी मसल्स। तो जो सीलियरी मसल्स हैं, यही मसल की हेल्प से आई लेंस अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता है। तो आई लेंस को अपनी फोकल लेंथ को चेंज करने में कौन मदद करता है? सीलियरी मसल्स। अगर आपने दूर की वस्तु को देखना है तो ऐसी स्थिति में आई लेंस थिन यानी पतला हो जाता है, और अगर आपने पास की वस्तु को देखना है तो ऐसी स्थिति में आई लेंस मोटा यानी थिक हो जाएगा। तो जो ये आई लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट कर रहा है नज़दीक और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, इसे हम लोग बोलेंगे समायोजन की क्षमता, पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। अब यहाँ पर आता है नियर पॉइंट और फार पॉइंट। तो अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, अभी आप मोबाइल देख रहे हैं, तो कम से कम आपकी आंखों और मोबाइल के बीच 25 सेंटीमीटर की दूरी होनी चाहिए। अगर आप स्पष्ट तौर पर मोबाइल के ऊपर लिखा गया कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो इसे हम लोग बोलेंगे नियर पॉइंट, निकटतम बिंदु। तो निकटतम बिंदु कितना है? 25 सेंटीमीटर। निकटतम बिंदु वह दूरी है जहां पर हमारी आंख, वह कम से कम दूरी जहां पर हमारी आंख लिखे हुए अक्षरों को स्पष्ट तौर पर पढ़ सकती है। सिर्फ वो किसी चीज को पढ़ ही नहीं सकती है, अपने आसपास रखी हुई किसी भी चीज को वो बिल्कुल स्पष्ट देख सकती है। तो इसे हम लोग बोलेंगे नियर पॉइंट, और नियर पॉइंट कितना है? 25 सेंटीमीटर। अब आप जरा मान लीजिए रात का समय है, आप आसमान की ओर देखिए तो आपको तो चांद भी दिख रहा है, सितारे भी दिख रहे हैं, तो इसे हम लोग बोलेंगे फार पॉइंट। ठीक है। अधिकतम दूरी, तो आपके आंखों को अधिकतम दूरी, अधिकतम कहाँ तक दिख सकता है? तो इनफाइनाइट, बहुत दूर तक, चांद सितारों तक आप अपनी आंखों की मदद से देख सकते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं फार पॉइंट। और हमारी आंखों का फार पॉइंट क्या है? इनफाइनाइट, अनंत दूरी तक हमारी आंखें देख सकती हैं। अब जानते हैं रेटिना के बारे में। मान लिया इस समय आप लोग एक पुस्तक देख रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं और मोबाइल के ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो भी आप देख रहे हैं उसकी एक इमेज आपकी आंखों के अंदर बन रही है। तो हमारी आंख के कौन से हिस्से में इमेज बनती है? तो हमारी आंख की इमेज बनती है रेटिना के ऊपर, दृष्टि पटल के ऊपर। तो रेटिना आंख के पिछले हिस्से में एक पतली झिल्ली है, एक सूक्ष्म झिल्ली है, और इस झिल्ली के ऊपर, रेटिना यानी दृष्टि पटल के ऊपर, लाइट सेंसिटिव सेल्स प्रेजेंट है, फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है। तो हमारे रेटिना के ऊपर इमेज बनती है और रेटिना के ऊपर दो तरह के फोटो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं प्रेजेंट है। कौन कौन से दो तरह के लाइट रिसेप्टर्स प्रेजेंट है? रोड्स और कोन्स, षड और शंकु। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ह्यूमन आई में इमेज कौन से हिस्से के ऊपर बनती है? तो राइट आंसर होगा रेटिना। अब आंख के ऊपर जो इमेज बनेगी, इसकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? तो आंख के ऊपर बनने वाली इमेज रियल और इन्वर्टेड होती है, यानी ये असली होती है और ये हमें उल्टी दिखाई देती है। देखिए, इंसान को दिन में लाइट में ही अच्छा दिखाई देता है, हमें रात में अंधेरे में अच्छा नहीं दिखाई देता। डिम लाइट में तो हम फिर भी देख लेंगे, अंधेरे में हमें नहीं दिखाई देता। इसका कारण है कि हमारी आंखों के अंदर कौन से फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है? तो बेटा हमारी आंखों के अंदर कोन्स फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है। कोन्स यानी शंकु ऐसे फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि लाइट के प्रति सेंसिटिव हैं, जो कि ज्यादा रोशनी के प्रति सेंसिटिव हैं। तो जिन लोगों को, जिन भी पशुओं को, पक्षियों को दिन में अच्छा दिखाई देता है, उनके अंदर कौन से फोटो रिसेप्टर प्रेजेंट है? कोन्स, शंकु। रेटिना के ऊपर दूसरे फोटो रिसेप्टर हैं रोड्स यानी छड़ें। ये ऐसे फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कम रोशनी के प्रति सेंसिटिव हैं, यानी कम रोशनी में भी अगर किसी की आंखें अच्छा देख लेती हैं, इसका मतलब उसकी आंखों में रोड्स फोटो रिसेप्टर की संख्या ज्यादा है। तो उल्लू को रात में अच्छा दिखाई देता है। उल्लू को रात में अच्छा क्यों दिखाई देगा? क्योंकि उल्लू के अंदर रोड्स, जो छड़े फोटो रिसेप्टर हैं, वो ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट हैं। देखो बेटा, इमेज तो बन गई रेटिना के ऊपर, लेकिन मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि हमारा दिमाग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को ही अंडरस्टैंड करता है। तो ऐसे में क्या हमारा दिमाग रेटिना के ऊपर बनने वाली इमेज को समझ पाता है? हमारे रेटिना के ऊपर जो लाइट रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, इनका एक और काम है, ये हमारी रेटिना के ऊपर बनने वाली इमेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस, विद्युत तरंगों की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं।
अब हमारी आंख के पिछले हिस्से में प्रेजेंट है ऑप्टिक नर्व्स यानी दृक तंत्रिका। और ये ऑप्टिक नर्व्स जो हमारी इमेज बनी है, इमेज को भी इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो इमेज को जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस की फॉर्म में आ चुकी है, अब इन इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को हमारे दिमाग तक पहुंचाने का कार्य करती है ऑप्टिक नर्व्स यानी कि दृक तंत्रिकाएं। तो क्या हमारी आंखें सचमुच देखती हैं? एक्चुअली में हमारी आंखें सचमुच देखती हैं, लेकिन हमारी आंखें दिमाग की सहायता से ही चीजों को देखती हैं। हमारी आंख के अंदर एक जलीय द्रव्य भरा रहता है और इस जलीय द्रव्य को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर यानी नेत्रोद्र और विट्रस ह्यूमर यानी काचाभ द्रव। अब मैंने शुरू में बताया था कि आंख की सबसे बाहरी परत को हम लोग कार्निया बोलते हैं, जो कि एक ट्रांसपेरेंट झिल्ली है। अब आई लेंस के बीच में और कार्निया के बीच में जो जलीय द्रव्य भरा है, जलीय द्रव भरा है, इस द्रव को हम लोग बोलते हैं एक्वस ह्यूमर, नेत्रोद। अब लेंस के पीछे अगर आप देखेंगे और रेटिना के बीच में, लेंस के पीछे और रेटिना के बीच में भी एक द्रव भरा रहता है और इस द्रव को हम लोग बोलते हैं विट्रस ह्यूमर, काचाभ द्रव। अब आंख के बीच में जो ये जेली लाइक द्रव भरा है, जो कि एक तरल पदार्थ भरा है, ये तरल पदार्थ हमारी आंख को न्यूट्रिशन देता है और हमारी आंख को एक प्रॉपर शेप भी देता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन जो आपसे पेपर में पूछा जाएगा, आई डिफेक्ट्स क्या है और इनको कैसे करेक्ट किया जाता है, दृष्टि दोष क्या है और इन दृष्टि दोषों का निवारण कैसे किया जाता है। तो सारे दृष्टि दोष 1 बाय 1 डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में आपके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड नोट्स भी रहेंगे। अगर आप इस वीडियो सीरीज के नोट्स चाहती हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं और फेसबुक पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सबसे पहले जानते हैं मायोपिया के बारे में। मायोपिया यानी शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष। ये ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख लेता है, लेकिन उसे दूर की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अब मायोपिया के क्या कारण है? पहला कारण है आई बॉल का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। मायोपिया के कारण नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। दूसरा कारण है अविनेत्र लेंस की वक्रता का अधिक हो जाना, हाई कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस। जल्दी से कमेंट करके बताएं हमारी आंख के अंदर कौन सा लेंस प्रेजेंट है। देखिए, चाहे हम नजदीक की वस्तुओं को देखें, चाहे हम दूर की वस्तुओं को देखें, इमेज हमेशा रेटिना के ऊपर ही बननी चाहिए। लेकिन मायोपिया में दूर रखी वस्तुओं की इमेज रेटिना के ऊपर नहीं बनेगी, रेटिना से थोड़ी आगे बनेगी। मायोपिया में हमें नजदीक की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं हमें ब्लर दिखाई देती हैं। अब मायोपिया को करेक्ट कैसे किया जाता है? तो मायोपिया को अवतल लेंस लगाकर, कॉनकेव लेंस लगाकर करेक्ट किया जा सकता है। मायोपिया को कनकेव लेंस युक्त चश्मा लगाकर सुधारा जा सकता है। दूसरा आई डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। आप इसे दीर्घ दृष्टि दोष भी बोल सकते हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक रखी गई वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। कॉजेज ऑफ हाइपरमेट्रोपिया, तो इसका पहला कॉज है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। दूसरा कारण है लेंस की फोकल दूरी का कम हो जाना। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को कोई भी आई डिफेक्ट नहीं है तो उसकी इमेज हमेशा, किसी भी वस्तु को वो देख रहा है तो उस वस्तु की इमेज हमेशा रेटिना के ऊपर ही बनेगी। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया आई डिफेक्ट है तो ऐसी स्थिति में पास रखी हुई वस्तु की इमेज रेटिना के ऊपर ना बनते हुए रेटिना के पीछे जाकर बनेगी। हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट कैसे किया जा सकता है? अगर किसी व्यक्ति को हाइपरमेट्रोपिया है तो उसे कन्वेक्स लेंस युक्त चश्मा लगाया जाता है। कन्वेक्स लेंस युक्त चश्मा लगाने के बाद उसे पास में रखी हुई वस्तुएं भी स्पष्ट दिखाई देंगी। तो हाइपरमेट्रोपिया में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास रखी हुई वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जल्दी से कमेंट करके बताएं ह्यूमन आई का नियर पॉइंट क्या है और फार पॉइंट क्या है। और ह्यूमन आई के ऊपर हमने एक कंप्लीट वीडियो अलग से बनाया है और उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मोतियाबिंद, कैटरैक्ट। देखिए, जैसे ही हमारी आयु 50 प्लस या 60 प्लस हो जाती है तो हमारा जो आई लेंस है ये मिल्की और क्लाउडी हो जाता है। हमारा जो आई लेंस है ये दुधिया और धुंधला हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से देखने में डिफिकल्टी आती है। देखिए, मोतियाबिंद में व्यक्ति की आंखों की दृष्टि कभी कभी पूर्णतया भी चली जाती है, या फिर हमारी आंखों की जो देखने की क्षमता है ये बहुत कम हो जाती है। मोतियाबिंद को केवल सर्जरी के द्वारा ही ठीक किया जाता है। और सर्जरी में क्या किया
जाता है। जो मोतियाबिंद युक्त नेत्र लेंस है इसे सर्जरी के द्वारा हटा दिया जाता है और इसकी जगह एक नया कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है जिसे इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं। प्रेसिबायोपिया जरा दूर दृष्टि दोष। आयु में वृद्धि होने के साथ साथ हमारा जो आई लेंस है और सिलियरी मसल्स हैं इनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। हमारी आंखों के अंदर कॉन्वेक्स लेंस है और सिलियरी मसल्स ने इस कॉन्वेक्स लेंस को पकड़ के रखा है। देखिए, प्रेसिबायोपिया आई डिफेक्ट में आंख की अकोमोडेशन कम हो जाती है, मानव नेत्र के समंजन की क्षमता कम हो जाती है। अब पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई क्या है? नजदीकी वस्तुओं को देखने के लिए और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमारा आई लेंस हमारी आई में प्रेजेंट कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट करता है, लेकिन प्रेसिबायोपिया आई डिफेक्ट में पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई ही कम हो जाएगी, मानव नेत्र के समंजन की क्षमता कम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में नजदीकी वस्तुओं को देखना और दूर की वस्तुओं को देखने दोनों में ही उसे डिफिकल्टी आएगी। उसे नजदीकी वस्तुएं भी ब्लर दिखाई दे सकती हैं और उसे दूर की वस्तुएं भी ब्लर दिखाई दे सकती हैं। तो प्रेसिबायोपिया एक ऐसा आई डिफेक्ट है जहां पर हमें नजदीक की वस्तुएं भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं और दूर की वस्तुएं भी स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही हैं। अब इस आई डिफेक्ट को करेक्ट कैसे किया जाता है? तो इस आई डिफेक्ट को द्विफोक्सी लेंस लगाकर ठीक किया जा सकता है, यानी बाईफोकल लेंस लगाकर प्रेसिबायोपिया आई डिफेक्ट को करेक्ट किया जा सकता है। एस्टिग्मेटिज्म दृष्टि वैषम्य एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें आई लेंस और कार्निया की शेप इरेगुलर हो जाती है और इस आई डिफेक्ट में व्यक्ति को समान दूरी पर रखी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज रेखाएं एक साथ स्पष्ट दिखाई नहीं देती, यानी हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस एक साथ स्पष्ट नहीं दिखाई देती। अगर कोई आई डिफेक्ट नहीं है ऐसी स्थिति में इमेज हमेशा रेटिना के ऊपर बनेगी, लेकिन अगर एस्टिग्मेटिज्म आई डिफेक्ट है तो ऐसी स्थिति में एक इमेज नहीं बनती, हमारी आंख के अंदर मल्टीपल फोकस बन जाते हैं और हमारी आंखों के सामने जो भी ऑब्जेक्ट रखा है वो हमें ब्लरी दिखाई देता है। एस्टिग्मेटिज्म आई डिफेक्ट को बेलनाकार लेंस यानी सिलेंड्रिकल लेंस युक्त चश्मा लगाकर करेक्ट किया जा सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रतौंधी। नाइट ब्लाइंडनेस का एक अन्य नाम है निक्टालोपिया। तो आपने याद रखना है कि नाइट ब्लाइंडनेस को हम लोग निक्टालोपिया के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसके नाम से ही स्पष्ट है, नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात के समय ब्लाइंडनेस है, रात के समय स्पष्ट नहीं दिखाई देता। तो नाइट ब्लाइंडनेस एक ऐसा आई डिफेक्ट है जिसमें हमें कम रोशनी में या रात में चीजें ठीक से स्पष्ट नहीं दिखाई देती। जब अच्छी रोशनी है यानी डे टाइम में तो हमें अच्छा दिखाई देगा, लेकिन रात के वक्त अच्छा नहीं दिखाई देगा। रात के वक्त हमें पास में रखी हुई वस्तुएं भी अच्छी नहीं दिखाई देती। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं कि नॉर्मल विजन में हमें रात के वक्त कारें काफ़ी हद तक स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, लेकिन अगर किसी व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस है तो उसे आप दूसरी इमेज में देख पा सकते हैं कि उसे वस्तुएं बहुत कम स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस का क्या कारण है? नाइट ब्लाइंडनेस का कारण है विटामिन ए की कमी। देखिए, विटामिन ए गाजर में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो अगर आप भी आंखों की रोशनी को अच्छा रखना चाहते हैं तो खूब सारी गाजर का सेवन जरूर करें। ग्लूकोमा काला मोतिया। देखिए, मैंने आपको ह्यूमन आई वाले वीडियो में बताया था कि हमारी आंख के अंदर एक लिक्विड बड़ा रहता है और ये लिक्विड जिसे हम लोग एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर बोलते हैं, ये हमारी आंख को न्यूट्रिशन देता है और हमारी आंख को एक प्रॉपर शेप देने में भी मदद करता है। अगर हमारी आंख के अंदर इस तरल की मात्रा बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति में हमारी आंख के अंदर दबाव बढ़ जाता है, हमारी आंख के अंदर प्रेशर बढ़ जाता है। तो ग्लूकोमा एक ऐसा नेत्र विकार है जिसमें हमारी आंख के अंदर तरल की मात्रा बढ़ जाती है और इस तरल की मात्रा बढ़ने से हमारी ऑप्टिक नर्व्स काफ़ी बैडली अफेक्ट करती हैं। ह्यूमन आई वाले लेक्चर में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हमारी आंखों के अंदर इमेज रेटिना के ऊपर बनती है। रेटिना के ऊपर रोड्स और कोन शड और शंकु फोटोरिसेप्टर्स हैं और ये शड और शंकु फोटोरिसेप्टर्स जो हैं ये हमारी इमेज को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ऑप्टिक नर्व्स इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को यानी इमेज को हमारे दिमाग को इंटरप्रेट करती है, हमारे दिमाग को एक्सप्लेन करती है। ग्लूकोमा नेत्र रोग में हमारी आंखों के अंदर जो ऑप्टिक नर्व्स हैं, इन ऑप्टिक नर्व्स को नुकसान पहुंचता है और हमें चीज़ों को स्पष्ट दिखाई देने में डिफिकल्टी आती है। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसा दृष्टि विकार है, इसमें व्यक्ति को कुछ निश्चित रंग एक समान दिखाई देने लगते हैं। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को कुछ निश्चित अंगों में डिफरेंस ही नहीं हो पाता, जैसे व्यक्ति को हरा, लाल और नीले रंग में अंतर समझ नहीं आता, उसे हरा, लाल और नीला रंग लगभग एक जैसा ही नजर आता है। स्ट्रैबिस्मस मिसअलाइंड आइज या फिर आंखों का बैंगापन।
देखिए, स्ट्रैबिस्मस एक ऐसा दृष्टि विकार है जिसमें किसी वस्तु को देखते समय आंखें एक दूसरे के साथ ठीक से संरेखित नहीं होती, यानी आंखों की अलाइनमेंट ठीक नहीं रहती। महंगापन कई प्रकार का हो सकता है। महंगेपन में व्यक्ति की आंखें अलग अलग डायरेक्शंस में मुड़ती हैं। कई बार व्यक्ति की आंखें अंदर की ओर मुड़ती हैं, जिसे एसोट्रोपिया कहते हैं। कई बार आंखें बाहर की ओर मुड़ती हैं, जिसे एक्सोट्रोपिया कहते हैं। कई बार महंगेपन में व्यक्ति की आंखें ऊपर की ओर मुड़ती हैं, जिसे हाइपरट्रोपिया कहते हैं। कभी कभी महंगेपन की स्थिति में व्यक्ति की आंखें नीचे की ओर भी मुड़ती हैं, जिसे हाइपोट्रोपिया कहते हैं। ज़ेरोफ्थाल्मिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें विटामिन ए की कमी के कारण आंखें सूख जाती हैं, और अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो यह रतौंधी या फिर आंखों में धब्बे की बीमारी के तौर पर भी बदल सकती है। देखिए, नाइट ब्लाइंडनेस भी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी से ही होती है, और कम प्रकाश में व्यक्ति को कम दिखाई देता है नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी में। और अगर नाइट ब्लाइंडनेस ज़्यादा हो जाए तो व्यक्ति अंधा भी हो सकता है। इसी तरह से ज़ेरोफ्थाल्मिया आई डिफेक्ट में व्यक्ति के आंखों की रोशनी तक भी जा सकती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन रहेगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? बाय स्टार्स ट्विंकल। तारे टिमटिमाते हैं रिफ्रैक्शन के कारण, अपवर्तन के कारण। तो आइए सबसे पहले जानते हैं अपवर्तन क्या है। आप घर में एक पानी का गिलास लें, उसको आधा भरें और उसमें एक लकड़ी डिप करें या एक पेंसिल डिप करें। जब आप उसमें एक पेंसिल डालेंगे तो आपको ऐसे लगेगा कि पेंसिल पीछे से थोड़ी मुड़ी हुई है। तो पेंसिल की एक्चुअल पोजीशन और पेंसिल की एपेरेंट पोजीशन अलग अलग नजर आएगी, यानी पेंसिल की जो वास्तविक स्थिति है आपको पेंसिल वहां नहीं नजर आएगी, उससे थोड़ी ऊपर वाली पोजीशन में नजर आएगी, थोड़ी उभरी हुई पोजीशन में नजर आएगी। तो इस फिनोमिना को हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट। लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। आधी पेंसिल हवा के अंदर है और आधी पेंसिल पानी के अंदर है, तो हवा एक अलग मीडियम है और पानी एक अलग मीडियम है। पेंसिल की एक्चुअल पोजीशन पानी के अंदर अलग है, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण हमें उसकी स्थिति, उसकी पोजीशन किसी अन्य स्थान पर ही दिखाई दे रही है, और इस फिनोमिना को आप लोग बोलेंगे रिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ लाइट। तो तारे क्यों टिमटिमाते हैं? इसका एक्चुअल कारण है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, तारे पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित हैं, इसीलिए तारे हमें एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, एक बिंदु के समान प्रतीत होते हैं। अब तारों से आने वाला प्रकाश, आप तारे को देख रहे हैं, तारे से आने वाला प्रकाश आपकी आंख तक पहुंच रहा है। तारे से आने वाला प्रकाश जब हमारी आंख तक पहुंचेगा तो वो बहुत सारे मीडियम से गुजरेगा, क्योंकि जब वो स्पेस में है वहां पर अलग मीडियम है, जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ गया, हमारे वातावरण में आ गया, यहाँ पर अलग मीडियम है। एयर की डेंसिटी भी अलग अलग है। पृथ्वी के सरफेस के ऊपर एयर की डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे तो एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। तो यहाँ पर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो मीडियम का अपवर्तनांक है, वो भी अलग अलग है। चूंकि तारे से आने वाला प्रकाश अलग अलग मीडियम से होकर गुजर रहा है, ऐसी स्थिति में तारे से आने वाले प्रकाश का लगातार अपवर्तन हो रहा है, तारे से आने वाले प्रकाश का लगातार रिफ्रैक्शन हो रहा है। यही कारण है कि तारे की जो एक फिक्स स्थिति है वो फिक्स नहीं है। तारे की फिक्स स्थिति लगातार बदल रही है, और तारे की स्थिति लगातार बदल क्यों रही है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। इसलिए हमें तारा ऐसे लग रहा है कि जो बार बार हिल रहा है, उसकी आभासी स्थिति लगातार बदल रही है। यही कारण है कि तारे चमकते हैं, तारे टिमटिमाते हैं। आखिर ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? तो देखिए, ग्रहों का साइज बहुत बड़ा है, और ग्रहों का साइज इतना बड़ा है कि वो एक बिंदु ऑब्जेक्ट, वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट नहीं किए जा सकते। ग्रहों का साइज बड़ा है और उनकी आभासी स्थिति लगातार बदलती नहीं है, क्योंकि उनका साइज बहुत बड़ा है। यही कारण है कि ग्रह टिमटिमाते नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है? स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्या है और स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या है? देखिए, सबसे पहले न्यूटन ने हमें बताया था कि सूरज की रोशनी में 7 रंगों का प्रकाश होता है। व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। अब आपको कैसे लगेगा पता कि सूरज की रोशनी में 7 रंग होते हैं? आप एक सीढ़ी को लीजिए और सीढ़ी को सूर्य की रोशनी में ले जाइए। जब आप सीढ़ी को सूरज की रोशनी में ले जाएंगे तो सीढ़ी से अलग अलग रंगों का, यानी 7 रंगों का प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देगा। तो इसे हम लोग बोलेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसी तरह से अगर आप एक ग्लास प्रिज्म लेंगे और सूर्य की लाइट को अगर ग्लास प्रिज्म में से पास करेंगे तो ग्लास प्रिज्म के आगे आपको जमीन के ऊपर या किसी पेज के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर 7 रंगों की रोशनी का एक बैंड दिखाई देगा।
तो प्रिज्म से पास करने के बाद जो व्हाइट लाइट है, जो सूरज की रोशनी है, ये 7 रंगों में स्प्लिट हो गई है और इस फिनोमिना को हम लोग बोलेंगे डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। और जो ये 7 रंगों का बैंड जो आगे आपको चाहे ज़मीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, चाहे किसी वस्तु के ऊपर दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग बोलेंगे स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट। तो व्हाइट लाइट में कौन से कलर्स हैं, इसके लिए आप लोग ट्रिक याद रख सकते हैं। विवग्योर, बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनता है कि रेलवे के सिग्नल लाल प्रकाश के क्यों बनाए जाते हैं, या जो भी डेंजर सिग्नल है वो लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं। देखिए, लाल रंग की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा है, इसलिए लाल रंग का प्रकाश बहुत दूर खड़े व्यक्ति को भी दिखाई देगा, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है, वो ज़्यादा दूरी तय कर सकती है। इसलिए सिग्नल से किसी भी व्यक्ति तक आने के लिए लाल रंग की लाइट ही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक है। लाल रंग का प्रकाश धुंध और कोहरे में भी काफ़ी हद तक स्पष्ट दिखाई देता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्ण सबसे कम है, लाल रंग के प्रकाश की स्कैटरिंग सबसे कम है, यही कारण है कि वो फैलेगा नहीं और दूर से भी व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देगा। आइए जानते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में, प्रकाश के प्रकीर्ण के बारे में। देखिए, अगर आप अपने एटमॉस्फेयर का एग्जांपल है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स हैं। जब सूरज की रोशनी आती है, इन डस्ट पार्टिकल से टकराती है, तो सूरज की रोशनी डस्ट पार्टिकल से टकराने के बाद सभी दिशाओं में फैल जाती है। तो सूरज की रोशनी का डस्ट पार्टिकल्स के साथ टकराना और सभी दिशाओं में फैलना, इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का बिखर जाना, प्रकीर्ण ऑफ लाइट। अगला इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन है कि हमें आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, और किसी अंतरिक्ष यात्री को, एस्ट्रोनॉट को आकाश का रंग नीला क्यों नहीं दिखाई देता है, या एस्ट्रोनॉट को आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो इसका सिंपल सा आंसर है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है प्रकीर्ण के कारण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। देखिए, सूरज की रोशनी में 7 रंग हैं, 7 रंगों में नीले रंग की वेवलेंथ सबसे कम है और नीले रंग की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होती है, नीले रंग का प्रकीर्ण सबसे ज़्यादा है। तो नीला रंग जब सबसे ज़्यादा फैलेगा, नीले रंग की स्कैटरिंग सबसे ज़्यादा होगी, तो हमें आकाश कैसे दिखाई देगा, नीला। अब सूरज के लाइट की स्कैटरिंग करेगा कौन, तो हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे वातावरण में डस्ट पार्टिकल प्रेजेंट है। जब सूरज की रोशनी आएगी और इन डस्ट पार्टिकल से टकराएगी, तो ऐसे में नीले रंग के लाइट की स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होगी। स्कैटरिंग के लिए इंपॉर्टेंट है कि डस्ट पार्टिकल्स हो, तो डस्ट पार्टिकल्स की प्रेजेंट में ही, एटमॉस्फेयर की प्रेजेंट में ही स्कैटरिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो आकाश का रंग नीला दिखाई देता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश के प्रकीर्ण के कारण। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग नीला नहीं दिखाई देगा, अंतरिक्ष से अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि अंतरिक्ष में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई छोटे पार्टिकल्स नहीं है। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं है और पार्टिकल्स ही नहीं है, ऐसे में स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होगी, तो आकाश का रंग कैसे दिखाई देगा एस्ट्रोनॉट को, काला। सूर्य का कलर आपको सुबह और शाम लाल रंग का दिखाई देगा। इसका कारण यह है कि सुबह और शाम के वक्त सूर्य हॉरिजॉन के ऊपर होता है। सूर्य पृथ्वी से अधिकांश दूरी के ऊपर कब होगा, सुबह और शाम, जब सनसेट होगा और सनराइज होगा। जब सनसेट और सनराइज होगा तो सूर्य पृथ्वी से अधिकतम दूरी के ऊपर होगा, और सूर्य की कौन सी लाइट आप तक पहुंचेगी, सूर्य की ऐसी लाइट आप तक पहुंचेगी जिसकी वेवलेंथ, जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक हो, और वो लाइट है लाइट ऑफ रेड कलर। तो बाकी रंगों की वेवलेंथ कम है, बाकी रंगों के लाइट की स्कैटरिंग हो जाएगी और बाकी रंग पीछे ही रह जाएंगे। सिर्फ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य की लाइट पृथ्वी तक पहुंचेगी, और वो है लाइट ऑफ रेड कलर। तो सूर्यास्त और सूर्योदय के समय हमें आकाश लाल दिखाई देता है। दोपहर के समय हमें सूर्य का असली रंग ही दिखाई देगा, सूर्य व्हाइट कलर का दिखाई देगा, और दोपहर के समय आकाश भी हमें कई बार व्हाइट कलर का ही दिखाई देता है। तो इसका कारण ये है कि दोपहर के समय सूर्य और पृथ्वी के बीच न्यूनतम दूरी होती है और स्कैटरिंग ऑफ लाइट बहुत कम होगी। यही कारण है कि हमें जो है वो आकाश सफ़ेद दिखाई देगा और सूर्य भी दोपहर के समय हमें सफ़ेद दिखाई देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है और इंद्रधनुष कैसे बनता है। तो वर्ण विक्षेपण तो मैंने आपको पढ़ा दिया था कि जब सूर्य की रोशनी व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, विबग्योर बनाती है, तो इसे हम लोग बोलेंगे वर्ण विक्षेपण, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। देखिए, इंद्रधनुष हमेशा
बारिश के बाद ही दिखाई देता है। जब बारिश होगी तो बारिश की कुछ बूंदे वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे इन्वायरमेंट में रह जाते हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में रह जाते हैं। जब सूरज एक बार फिर से आएगा तो जो ये पानी की छोटी-छोटी बूंदें एटमॉस्फेयर में रह गई हैं, हवा में लटकी हुई हैं, ये बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करती हैं। जैसे लाइट जब प्रिज्म से पास करी थी तो 7 रंगों में टूट गई थी और 7 रंगों का एक हमें बैंड मिला था। इसी तरह से जब सूरज फिर से आएगा और सूरज की रोशनी इन पानी की बूंदों से गुजरेगी तो पानी की बूंदें प्रिज्म की तरह कार्य करेंगी और 7 रंगों का एक बैंड आपको मिलेगा। लेकिन इस बार 7 रंगों का बैंड आपको कहाँ पर मिलेगा? आसमान के ऊपर। और इसी 7 रंगों के बैंड को आप लोग बोलते हैं इंद्रधनुष। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनेगा। इंद्रधनुष बनने के 3 कारण हैं: अपवर्तन, विक्षेपण और पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टिंडल इफेक्ट के बारे में आप जानते हैं। देखिए, अगर आप कमरे में बैठे हैं तो लाइट तो कमरे में है, लेकिन क्या आपको लाइट का रास्ता दिखाई दे रहा है? लाइट का रास्ता आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर आप कमरे में बैठे हैं, आप कमरे की लाइट को बंद कर दीजिए और अंधेरा कर दीजिए और एक टॉर्च लाइट जगाइए। अगर आप टॉर्च लाइट जलाएंगे तो कमरे में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, टॉर्च लाइट का पाथ आपको स्पष्ट दिखाई देगा और टॉर्च लाइट के उस रास्ते में आपको डस्ट पार्टिकल्स भी दिखाई देंगे। तो इसी इफेक्ट को हम लोग बोलेंगे टिंडल इफेक्ट। उदाहरण के तौर पर एक घना जंगल है, सुबह का टाइम है, सूरज अभी निकला है, तो सूरज की रोशनी जब जंगल में आएगी तो आपको सूरज की रोशनी स्पष्ट दिखाई देगी। और सूरज की रोशनी कैसे आ रही है, उसमें सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल्स भी, धूल के कण भी आपको दिखाई देंगे। तो ये एक रियल एग्जाम्पल है टिंडल इफेक्ट का। आप एक गिलास लीजिए और उसमें साफ पानी डालिए। अब एक टॉर्च लीजिए और इस टॉर्च की लाइट इस गिलास में से गुजारिए, तो आप देखेंगे कि आपको नहीं दिखाई देगा कि पानी के अंदर कोई छोटा मोटा पार्टिकल्स भी है। अब ऐसा करिए, आप पानी में 1 चम्मच आटे का मिला दीजिए और इसको घोल दीजिए। अब आप इस लाइट को दोबारा इस बीकर से पास करिए। जब आप लाइट को इस बीकर से पास करेंगे तो आपको आटे के छोटे छोटे पार्टिकल्स पानी में दिखाई देंगे। तो जो ये आटे के छोटे छोटे पार्टिकल्स, इन पार्टिकल्स को हम लोग बोलेंगे कोलाइट। अगर आप पानी में दूध भी मिला देंगे तब भी दूध के छोटे छोटे पार्टिकल्स आप लोगों को दिखाई देंगे। तो इन दूध के छोटे छोटे पार्टिकल्स जो आपको पानी में दिखाई दे रही हैं टॉर्च लाइट की वजह से, इन छोटे छोटे पार्टिकल्स को आप बोलेंगे कोलाइट। तो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। अकोमोडेशन ऑफ आई क्या है और एक वयस्क में अकोमोडेशन ऑफ आई क्या है? तो देखिए, समंजन की क्षमता है नज़दीकी वस्तुओं को देखने के लिए और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमारी आंख फोकल दूरी को कम या अधिक करती है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हमारी आंख फोकल दूरी को अधिक कर लेती है और नज़दीक की वस्तुओं को देखने के लिए हमारी आंख फोकल दूरी को कम कर देती है। और इसी को हम लोग बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ। हमारा नियर पॉइंट, निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर और हमारा अधिकतम बिंदु फार पॉइंट है इनफाइनाइट, अनंत। सामान्य दृष्टि के लिए समंजन क्षमता यानी सामान्य दृष्टि के लिए अकोमोडेशन ऑफ आई रहेगी 4 डायोप्टर। डायोप्टर यहाँ पर यूनिट है पावर ऑफ लेंस का। एक विद्यार्थी क्लासरूम में लास्ट बेंच के ऊपर बैठा है और उसे ब्लैक बोर्ड स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसे कौन सा आई डिफेक्ट है? देखिए, क्योंकि बच्चा क्लास में लास्ट बेंच के ऊपर बैठा है तो ब्लैक बोर्ड से वो काफ़ी दूर बैठा है। इसका मतलब उसको नज़दीक की वस्तुएं तो अच्छी दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं अच्छी दिखाई नहीं देती। इसका मतलब इस विद्यार्थी को मायोपिया आई डिफेक्ट है। और मायोपिया आई डिफेक्ट को कैसे करेक्ट किया जाता है? तो मायोपिया आई डिफेक्ट को कॉनकेव लेंस, अवतल लेंस युक्त चश्मा लगाकर करेक्ट किया जा सकता है। आई होप आपके लिए सारे ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड क्लास 10 साइंस फिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर क्लियर हो गए हैं। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है, वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।